जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हमने कंसेप्ट चैप्टर 4 की ऑडिट रिपोर्ट और उसके एलिमेंट्स के तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ एक कंसेप्ट रह गया, ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। वो अभी नहीं करना हमने। अभी केस स्टडीज़ की तरफ चलते हैं। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उसकी कुछ केस स्टडीज़ आपके साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर की जाएंगी। कुछ पहले भी की गई हैं, कुछ मज़ीद शेयर की जाएंगी जो अर्ली पिछले कोर्सेज़ की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जिन क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है वो आपके साथ क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं, तो अटेंटिव होकर सुनिएगा। आज हमने वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने 26 से 29, और फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन 3, 16, 17, 25, 26। जितनी डिस्कशन हो सकेगी आज के लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 26 वॉल्यूम 1 की डिस्कशन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन 26, कह रहे व्हाट इज मेंट बाय की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन क्या? की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन 3 अल्फाज मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन में लाजमी होने चाहिए, उसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं। कम्युनिकेटेड विद दो शाबिक वनस, मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट पीरियड। प्रायर पीरियड के मैटर्स पे तो की ऑडिट मैटर नहीं देते हम, नहीं, करंट पीरियड से रिलेटेड। ये 3 अल्फाज आपकी डेफिनेशन में शामिल हो चुके। हाउ ऑडिटर डिटरमिन्स वेदर ए मैटर इज ए की ऑडिट मैटर और नॉट। ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है मैटर को की कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, और ये फैक्टर्स मुझे बताएंगे ये भाई। बताइए क्या फैक्टर्स है? सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर करता है, कंप्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व, यूज ऑफ एक्सपर्ट, अनसर्टेनिटी। ठीक है, नहीं ये अच्छा ठीक है। एक था फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने, एक थे एग्जाम्पल्स। दोनों को मिक्स नहीं करना। यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स तो हमने खुद सर्च करके बनाई हुई है ना, कि एग्जाम में अगर इनमें से कोई केस आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे, ये की ऑडिट मैटर है। ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हैं, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की हैं, लेकिन एडिक्वेटली काउंट फॉर और डिस्क्लोज हो चुकी है। की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, की ऑडिट मैटर आएगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स आपको केस स्टडी में हेल्प करने के लिए दी थी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स लिखने हैं। बी, डज रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई टू ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। किन ऑडिट क्लाइंट्स पे अप्लाई होता है? लिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड है, और अनलिस्टेड के लिए ऑप्शन है। ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ दिया। अगर ऑडिटर जज करता है कि जरूरी है तो की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकता है। जैसे नॉर्मली किस तरह के अनलिस्टेड क्लाइंट में ऑडिटर जरूरी समझता है कि ऑडिट, जिनमें जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं, जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे बैंक्स। हालांकि ये वैसे भी नॉर्मली भी लिस्टेड ही होती हैं, लेकिन अगर अनलिस्टेड है फिर भी इनकी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर। जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये लिस्टेड नहीं होती नॉर्मली। जैसे म्यूचुअल फंड्स, तो इनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो लिस्टेड नहीं भी है कि ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाएगा। वरना नॉर्मल रूल क्या है, लिस्टेड कंपनीज के केस में की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाता है, अनलिस्टेड में इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑप्शन ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ दिया। हाँ, याद आया, एक केस ऐसा भी था जिसमें लिस्टेड में की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आता। डिस्क्लेमर ओपिनियन। मेरा सर ये पार्ट वाले सर जी जी, मैंने पूछा था तो उसने टर्मिन करने का कागज में इनको नहीं लिखे। बिल्कुल वही मैटर है, वही मैटर है। देखिए, डिटरमिन करने में भी वही है, दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है और मोस्ट सिग्निफिकेंट होने चाहिए, वही पॉइंट है। यहाँ पे भी वही पॉइंट लिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन फॉर ऑडिट रिपोर्ट। एक मिनट है रे, अच्छा गौर से देख के बताइए, गौर से देख के बताइए, क्या वो की ऑडिट मैटर सेक्शन में पूछ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि की ऑडिट मैटर में पूछ रहा है? सेक्शन में, यानी की ऑडिट मैटर और की ऑडिट मैटर सेक्शन में फर्क है। क्या फर्क है? सेक्शन पूरा पैराग्राफ, उसके अंदर मल्टीपल की ऑडिट मैटर इंक्लूड हो सकते हैं। तो सेक्शन पूछ रहा है सबसे पहले मेन हेडिंग,
मेन हेडिंग के नीचे उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्टरी पैरा आता है, याद है इंट्रोडक्टरी पैरा आता है। मेन हेडिंग के नीचे यूजर को बताने के लिए कि की एड मैटर होता क्या है, और फिर उसके बाद सब हेडिंग इंडिविजुअल की एड मैटर की। और सब हेडिंग के अंदर तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं सब हेडिंग के अंदर? कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ। व्हाट, व्हाई, हाँ, ये वर्ड का मतलब क्या है? मैटर बताओ है कौन सा है जो जिसे आप कह रहे हो कि मैटर है? व्हाई, क्यों डिसाइड किया आपने ये की मैटर है? हाउ, एड्रेस कैसे किया? हाउ में तीन चीजें थी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, आउटकम। लेकिन प्रैक्टिस क्या है? प्रोसीजर लिखे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, वर्ड जो आएगा जब केस से ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, एग्जाम में बैठ के आई कैप ये कहेगा रिलेटेड पार्टीज के ऊपर की ऑडिट मैटर डिसाइड किया आपने देना है, तो ड्राफ्ट करके दिखाओ, ड्राफ्ट करके दिखाओ। हम जब ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो फॉर्मेट क्या होगा? दरमियान में लगाएंगे लाइन, लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है? तीन में से वर्ड और वाई, ऊपर वर्ड नीचे वाई, और राइट साइड पे हाउ में तो आएंगे प्रोसीजर्स, जो आप अपनी जजमेंट की बेस पे भी और जो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे उसकी बेस पे भी डिसाइड करेंगे। है इक्का दुक्का प्रोसीजर अभी भी आप बता देते होते हैं। आपसे कोई मैं सिचुएशन अजीबो गरीब से पूछूं ना तो इक्का दुक्का प्रोसीजर आप बता देते होते हैं ना। डेटर्स लिटिगेशन में क्या प्रोसीजर होंगे? बैंकरप्सी ऑफ डेटर, आग लग गई, क्या प्रोसीजर बता देते होते हैं ना। आग लगने से एसेट्स जल गए, क्या प्रोसीजर है? इंश्योरेंस करवाई हुई थी, आग आपकी आग नहीं बुझ सकती। तो एक तो होंगे इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स के और दूसरा इंश्योरेंस रिसीवेबल के। अच्छा ठीक है, वापिस आए व्हाट, व्हाई, हाउ। अच्छा व्हाट कौन सा मैटर? ये मैटर आता कहां से है? एग्जाम्पल में से। और व्हाई फैक्टर में से। फैक्टर में से कितने फैक्टर्स जस्टिफाई करवाने के लिए काफी है? एक भी काफी है। फैक्टर एक भी काफी है, दो लिख दे तो अच्छा है, ज्यादा नहीं लिखना है। ये नहीं कहना कि सारे फैक्टर लिख दो, कोई ना कोई तो रेलिवेंट होगा, नहीं। खुद से रिलेटेड पार्टी है तो खुद से सोचें, ये रिस्क वाला इसमें आना ज्यादा बेहतर है, जजमेंट वाला आना ज्यादा बेहतर है, कम्प्लेक्सिटी वाला आना बेहतर है, अनदर एक्सपर्ट वगैरह का यूज किया है वो ज्यादा बेहतर है, कौन सी यूजर के लिए? यूजर के लिए तो वो, या अमाउंट वाइज सिग्निफिकेंट। अमाउंट वाइज सिग्निफिकेंट होना किसी एरिया का, ये भी एक रीजन होती है उसको की मैटर में क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, व्हाट, व्हाई और हाउ। क्लियर? प्रेजेंटेशन क्लियर है? प्रेजेंटेशन मैंने आपसे कहा था बहुत अहम है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा था? प्रेजेंटेशन सीखना, फॉर्मेट सीखना अहम है। पेपर में तो पूछ ही सकता है, इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है जिसमें ये, और वो भी पेपर में बार बार पूछता है, कौन सा था? रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट का 27 क्लियर है? इसमें हम सबसे अहम चीज आपने देखना, उसने की ऑडिट मैटर का वर्ड यूज किया कि की ऑडिट मैटर सेक्शन का वर्ड यूज किया। 28 कैन रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंडिपेंडेंट सिचुएशन का मतलब क्या है? हर सिचुएशन एक दूसरे से अलग है। हम कहते हैं ना भी बताते हैं, हमें पता है एग्जाम में पार्ट ए अलग होता है, अलग सफे पे करना है, पार्ट बी अलग सफे पे करना है, पार्ट सी अलग सफे पे करना है। हमें पहले से पता है कि तीनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट है, अलग करने हैं, पता है ना। Risk of overstatement in revenue was considered as significant risk and was also communicated to Dosha governors. Significant था, Dosha governors, तो जाहिर है ऑडिट कर रहे हैं तो होगा भी इसी साल का। Discuss whether it should be included in the key audit matter section. नहीं, हमने एग्जाम्पल में तो नहीं पढ़ा हुआ, एग्जाम्पल्स में नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम्पल के नीचे एक लाइन पढ़ी थी कि इसके अलावा दूसरे एरियाज भी की ऑडिट मैटर के तौर पे क्लासिफाई हो सकते हैं अगर क्राइटेरिया पूरा करते हो। क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेट किया है, और जाहिर है रेवेन्यू करंट ईयर का होगा जिसका ऑडिट कर रहे हैं। बताइए की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया जा सकता है? यस। अच्छा, आंसर में सिर्फ यस लिख देंगे कि बताएंगे रीजन भी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ये करंट पीरियड अज्यूम किया, करंट पीरियड का, और ये असम्पशन बिल्कुल सही असम्पशन है, और कम्युनिकेट भी किया गया दो साबिक गवर्नेंस को। ठीक है, तो इसीलिए ये की ऑडिट मैटर सेक्शन में बिल्कुल इंक्लूड हो सकता है। आप मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछना चाह रहे हैं ना, कि सिग्निफिकेंट है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर हम ये भी बताएंगे कि अगर हम इसकी करेक्शन करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट
हाँ जी, तो जब हम उसकी करेक्शन करेंगे तभी तो नहीं वो ये कह रहे हैं कि रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का, लेकिन जब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, वो ये कह रहे हैं, तो फिर तो रिस्क खत्म हो जाएगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं रहा आउट प्रोसीजर, तो फिर की आर्डर मैटर में भी नहीं आना चाहिए। देखिए, लेकिन उस सिग्निफिकेंट रिस्क को खत्म करने के लिए तो आपको अच्छे खासे प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा ना। वो हम अपना काम ही तो बता रहे हैं इसमें कि कहाँ पे काम हमें ज्यादा करना पड़ा। सर जब हम काम कर लेंगे तभी हम बताएंगे ना कि की ऑडिट मैटर था। मैं बिल्कुल, जब हम काम कर लेंगे तो तभी डिसाइड होगा कि की ऑडिट मैटर था। बिल्कुल, स्टार्ट में हमारी इनिशियल असेसमेंट हो जाती है, लेकिन कंफर्म एंड पे होता है एट द एंड कि कौन सा असल में की ऑडिट मैटर था। बिल्कुल कंफर्म एंड में ही होता है, लेकिन नॉर्मली हमारी असेसमेंट के मुताबिक ही रिजल्ट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टार्ट में आपने समझा हो कि ऑडिट मैटर होगा, एंड में पता चलता है नहीं था, या स्टार्ट में समझते हैं कि एक एरिया की ऑडिट मैटर नहीं होगा, वो जब एरिया खुलता है उसके अंदर मसले मसाइल निकलते हैं, फिर आपको पता चलता है वो इसमें तो बड़ी तबाही फेरी हुई है, तो आप उसको बाद में हो सकता है एंड पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो की ऑडिट मैटर है। तो असेसमेंट स्टार्ट में कर लेते हैं, बाद में जो चेंज भी हो सकती है। ये पार्ट क्लियर। पार्ट बी, नो सच मैटर अराउज ड्यूरिंग ऑडिट विच नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर। कह रहा कोई ऐसा मैटर था ही नहीं जो की ऑडिट मैटर के तौर पे प्रेजेंट किया जाता। डिस्कस वेदर द आइटम स्टिल नीड्स टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर सेक्शन अभी भी की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर सेक्शन अभी भी आएगा, तो क्या आएगा, खाली जगह छोड़ देंगे क्या? इसमें क्या लिखेंगे कि देयर वाज नो मैटर, वी डिटरमिन्ड नो मैटर एज की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी। तो इसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि की ऑडिट मैटर नहीं भी है अगर, फिर भी की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करना है। पार्ट सी, ए क्वालिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड, details of qualification are also mentioned in the key audit matter section, is it appropriate to do so? भाई अगर उसकी डिटेल की ऑडिट मैटर में लिख देंगे तो फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में क्या लिखेंगे? तो ये गलत है। पहली चीज क्या लिखेंगे, बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन की ऑडिट रिपोर्ट में लिखना गलत है, फिर बताएंगे सही क्या है। बेसिस, हाँ, ये डिटेल्स फॉर क्वालिफिकेशन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इंक्लूड होनी चाहिए, और इधर रेफरेंस आएगा। शाबाश, रेफरेंस कैसे आएगा? अल्फाज याद है, इन एडिशन टू मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स टू बी रिपोर्टेड। इसी तरह की वर्डिंग में को थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन अल्फाज इसी तरह के होने चाहिए कि भाई ये क्वालिफाइड बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जो मैटर है उसके अलावा ये की ऑडिट मैटर्स हैं। ये रेफरेंस हम क्यों देते हैं? क्योंकि बाय डेफिनेशन जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट और मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, ये भी की ऑडिट मैटर है बाय डेफिनेशन। कल साबित किया था ना हमने, मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है भाई, जिसने ऑडिट रिपोर्ट को इफेक्ट कर दिया उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट और क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्या डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं? यस, हर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं जो मटेरियल हो, ठीक है, और करंट ईयर से तो रिलेट करते ही करते हैं। तो इसीलिए बाय डेफिनेशन चूंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन भी की ऑडिट मैटर है, इसीलिए की ऑडिट मैटर सेक्शन में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, उनका जिक्र किया जाता है, उन्हें शामिल नहीं किया जाता। शामिल कहां किया जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, केस स्टडी है, सबसे रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर। ईच को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब क्या है? हर एक को अलग अलग बता। अच्छा, ना भी ईच का लफ्ज़ इस्तेमाल करता ना, हमें पता, आपको बताया हुआ है ना कि अगर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो हमने तीनों का अलग अलग इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना होता है, चाहे क्लाइंट एक हो चाहे क्लाइंट डिफरेंट हो, हमने अलग अलग बताना है। रिक्वायरमेंट में ईच के लफ्ज़ से हमें मजीद कंफर्म हो गया कि हमने इनको अलग अलग बताना है।
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ, एक तो इसमें ईच का लफ्ज अहम था, अबाउट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को भी अंडरलाइन कर, ऑडिट रिपोर्ट को भी अंडरलाइन कर लें, ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जहां जहां इफेक्ट आ रहा है वहां वहां बताओ। ओपिनियन पे आ रहा है ओपिनियन पे बताओ, एमसीओ मैटर में आ रहा है एमसीओ मैटर में बताओ, अदर मैटर में आ रहा है अदर मैटर बताओ, की ऑडिट मैटर में आ रहा है की ऑडिट मैटर बताओ, मटीरियल सर्टिफिकेट गोइंग कंसर्न आ रहा है उधर बताओ, जहां जहां इम्पैक्ट आ रहा है वहां बताओ। तो जहां जहां इम्पैक्ट है ना वहां बताना है, सिर्फ ओपिनियन को कह के चुप नहीं कर जाना, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर लिखा होता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन द ऑडिट ओपिनियन, फिर भी रिपोर्ट पे कलब के 15 मिनट यही कलपता रहा था 2 दिन पहले कि केस स्टडी में। हाँ, अगर टेक्निकली देखे ना तो ओपिनियन रिपोर्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, लेकिन केस स्टडी में दोनों इक्वल है। ओपिनियन अगर उसने रिक्वायरमेंट, हालांकि अब पहले ये ओपिनियन का वर्ड यूज कर लिया करता था, अब वो एहतियात करता है क्योंकि हम उसे कहते हैं भाई तुम्हारा कंसेप्ट ठीक नहीं है, तो एहतियात, तो अब रिपोर्ट का वर्ड यूज करेगा। लेकिन ज़हन में रखिए, अगर कहीं उसने ओपिनियन का वर्ड रिक्वायरमेंट में यूज कर लिया और एमसीओ मैटर आता हुआ, तो कसम है आपको, आपने एमसीओ मैटर भी लिखना है। मेरी हाँ, मुझे मरवाओगे, करना काम फिर नहीं हुआ आप। The following situations have arisen on different clients being audited by your firm. The year end in each instance is 31st December 2013. year end की डेट क्यों दे रहा भला? क्योंकि किसी ना किसी सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए, किसी ना किसी पार्ट में सब्सिक्वेंट इवेंट मुझे शक है, वो टेस्ट करेगा, ऐसे नहीं उसने डेट दे दी है। During the first part, during the year, Iron Limited has changed its policy for valuation of intangible assets from cost model to revaluation model. एक मिनट है। अच्छा, पहले तो हमें, मेरा ये ख्याल है कि पहले तो हमें चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी को वेरीफाई कैसे करना है, ये प्रोसीजर बताने चाहिए कि हम देखेंगे ये IAS 8 के मुताबिक है कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है कि नहीं, डिस्क्लोजर है कि नहीं, एप्रोप्रिएट। ठीक है सर, जो बताया तो ठीक है। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक है लेकिन लिखनी नहीं है, क्यों? हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है, शाबाश। एग्जामिनर कमेंट्स में वो क्या कह रहा होता है, कहता है बच्चा वो नहीं बताता जो पूछा होता है, बच्चा वो बताता है जो उसे आता होता है। तो नंबर किसके मिलते हैं? पूछा होता है। उसने क्या प्रोसीजर पूछे हैं? नहीं। रिपोर्ट पे इम्पैक्ट पूछा है, रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना, रिपोर्ट से बाहर, जब कभी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना, नहीं जाए, कसम खाओ इसकी, इसके सर की कसम खाओ। उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट ही बताएंगे, प्रोसीजर नहीं बताएंगे। अब बताइए, ये है न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, एमसीओ मैटर आएगा? एमसीओ मैटर नहीं आएगा। अच्छा, वो तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता था, ये तो चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है, इसमें तो अदर मैटर आएगा, की ऑडिट मैटर आएगा। ये की ऑडिट मैटर की एग्जांपल में, अदर मैटर में नहीं पढ़ा था। अदर मैटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अदर मैटर की एग्जांपल में पढ़ा ही नहीं, की ऑडिट मैटर आएगा, ठीक है। और आप क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिटर शैल आल्सो इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन हिज रिपोर्ट, और फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे, दोनों ही लिखेंगे फिर भी फेल हो जाएंगे। पार्ट में क्या, कौन सा पार्ट? हाँ, व्हाट वाई, वो भी लिखना है, वो भी लिखना है कि की ऑडिट मैटर में बताएंगे कि हमने इसे क्यों कंसीडर किया, व्हाट वाई और हाउ वाले 3 बातें। एमसीओ मैटर में भी यही सूल बताया था ना, ये इजी मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर कहता है वो स्टूडेंट सिर्फ पैराग्राफ को इशारा कर देता है, कंसेप्ट खोल के एक्सप्लेन नहीं करता। क्लास में हालांकि एक एक लफ्ज के साथ बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है हमने, उधर जाके आप सिर्फ कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। एग्जामिनर कहता है मैं अक्लमंद कहाँ है, इतना अक्लमंद होता है यहाँ क्या मैं एग्जामिनर लगा होता है, सारे स्टूडेंट्स की गालियां खा रहा होता। कहता नहीं अक्लमंद नहीं हूं मैं। एग्जामिनर अक्लमंद नहीं है तो हमें क्या करना है? इशारा नहीं करना, उस पूरा कंसेप्ट बताना। की ऑडिट मैटर में भी याद रखिएगा, एमसीओ मैटर में भी, अदर मैटर में भी। शाबाश शाबाश, गोइंग कंसर्न वाला बेहतरीन, गोइंग कंसर्न में भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ड्यू टू फायर इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ टाइटेनियम, भाई 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 3 में पहुंच के किसी ने 1 पे मुझे रिवर्स कर लगाया ना, मैं इसको छोड़ना नहीं है, पहले बता रहा हूं। अभी कोई इशू है तो पूछ ले।
सेकंड, अभी सही समझा दो क्या मतलब? अभी सही नहीं समझाया, जो समझाया मैंने सही नहीं था। Due to fire in the record room of Titania Limited, all the records and backup related to fixed assets, trade debtors and stocks, fixed assets, trade debtors and stocks, fixed assets, trade debtors, stock। अच्छा दो होती तो फिर भी परवेसिव, शाबाश। were destroyed and you are unable to perform audit procedure for verification of the balance। स्कोप लिमिटेशन है, एक मिनट तरतीब से चलेंगे, तरतीब से। पहले ठहर जाओ, पहले तो ये साबित कर लें स्कोप लिमिटेशन है भी कि नहीं। क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर स्कॉट गार्ड चल गया की वाली बात लिखनी है सोल्यूशन में कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिला तो फिर स्कोप लिमिटेशन होगी, ये नहीं लिखनी। हाँ, उसने क्वेश्चन में बता दिया कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी फारग हो गए हैं। कहाँ बताया? ये इसमें प्रोसीजर बैकअप से भी बैकअप रिकॉर्ड भी चल गया ना, वरना बैकअप से हम एविडेंस ले। स्कोप लिमिटेशन है एग्रीड। दूसरा ठहर जाए, बाय मैनेजमेंट है या बाय सर्कमस्टेंसेस है, तो इसमें विड्रॉल वाली बात लिखने की जरूरत नहीं। और मुझे याद आया अगर बाय मैनेजमेंट होता ना फिर भी विड्रॉल वाली बात ना लिखते, फिर भी ना लिखते। क्यों? रिक्वायरमेंट अभी कसम खाई है, अभी तोड़ दी है। रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अंदर हर चीज बतानी है, रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। जब हम रिस्क की बात करते हैं, जब हम मैनेजमेंट इंटेग्रिटी की बात करते हैं, जब हम विड्रॉल की बात करते हैं, तो असल में हम रिपोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। स्कोप लिमिटेशन है एग्रीड। इफेक्ट बताना है क्या है? अच्छा, इफेक्ट में हमने देखना है अगर अमाउंट्स दी हुई ना तो डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे होगा। वो आपको याद है ना वो स्टूडेंट जो ये कहता था सर मटीरियलिटी लेवल 5 लाख है, एक में स्टेटमेंट 3 लाख की है, एक 4 लाख की है, ये तो परवेसिव है, ये तो परवेसिव। याद है? एक और स्टूडेंट कहने लगा सर मेरा भी कंसेप्ट पक्का कर दें, मटीरियलिटी लेवल 5 लाख है, एक में स्टेटमेंट 1 लाख की है, एक 2 लाख की है, ये भी परवेसिव है। परवेसिव मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल। हाँ, पहले अमाउंट्स का क्राइटेरिया लगाना है। अमाउंट्स नहीं दी हुई फिर आपने सिंगल और मल्टीपल की तरफ जाना है। यहां पे अमाउंट्स दी हैं, नहीं दी, तो इसका मतलब है मल्टीपल है तो क्या होंगी? हमेशा परवेसिव होंगे। और अगर सिंगल होती तो फिर मटेरियल और परवेसिव दोनों डिस्कस करते हैं, सिंगल आइटम होती तो। यानी मल्टीपल, अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई मल्टीपल आइटम्स है तो हमेशा परवेसिव है, और अगर अमाउंट्स नहीं दी और सिंगल आइटम है मे बी मटेरियल एंड मे आल्सो बी परवेसिव, दोनों डिस्कस करेंगे। ये बताया हुआ है कि नहीं? चले, जो सारे चैप्टर में कंसेप्ट पढ़े हुए ना वो डिस्कस होंगे यहाँ पे। ये आपका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सारे चैप्टर की रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। ठीक है, ठीक है। वरना आपको पता है एक फुड़काऊ एक होता है अडिट फुड़का, एक करना, एक फुड़काना। फुड़काना हो वो कैसे होता? मैं क्या कहता, ये क्वेश्चन कराओ, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना है ना। आप क्वेश्चन करके आते, ना कोई प्रॉब्लम होती, ना पूछते, और मैं क्या जम्पशन लेके जाके सब कुछ ठीक है। तो ये स्कोप लिमिटेशन है। इफेक्ट परवेसिव है, फैक्ट परवेसिव है। भाई बताएंगे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। 50 रुपये वो नीचे रह गए हैं, बैग में रह गए। कोई टीए से जाके कह दे क्या ले है जी। हाँ जी, इफेक्ट पर। अच्छा ये देखें, ये कह रहा है कि चूंकि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं ले सकता ऑडिटर, इसलिए इफेक्ट परवेसिव है। ये कौन सिखा गया कि इसलिए इफेक्ट परवेसिव होता है? वो मल्टीपल एरियाज पे है, नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एलिमेंट है, इसलिए परवेसिव है। चलो आगे चलो। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बताइए पास के फेल? फेल। कंसेप्ट आता है फिर भी फेल, कंसेप्ट आता है फिर भी फेल, क्योंकि उस वक्त ध्यान नहीं था लेक्चर में। आप बताइए इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट।
ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। ये किसने लिखना था? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रिपोर्ट में नहीं होता क्या? उसका इफेक्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है क्या? तो लिखना मेरे भाई। इजी नंबर क्यों छोड़ देते हो? इजी अच्छा मुश्किल वाला कर लिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना। वो जो स्टैंडर्ड लाइन होती है हर जगह फिट हो जाती है, वो नहीं बताई, वो नहीं, कोई बात नहीं, आइंदा से बताइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास में गलती करना बेहतर है एग्जाम में गलती करने से। लाइन दोबारा, अगर आप केस स्टडी असाइनमेंट करेंगे उसमें आपको सॉल्यूशन के एंड पे जगह जगह ये लाइन मिल जाएगी। एक और लाइन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। चलें लगे हाथों ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लगे हाथों ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ये कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि आपने ओपिनियन देना रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन आईफैक जिसने आईएसएस बनाया उसको ये भी पता था कि लोकल लॉज कुछ एडिशनल चीजें भी ऑडिटर की जिम्मेदारी में लगा सकते हैं। तो मुझे बताइए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में एक जिम्मेदारी है, लोकल लॉज कहते हैं 4 और जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान में हमने एक जिम्मेदारी पूरी करनी है कि 4 दूसरी भी करनी है? एससीसीबी ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा। तो वो जो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना, रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन है, पढ़ा है? वो जो आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया था प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट का, तो आपके पास उसको निकाल के देखे जरा, उसमें जो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें 4 चीजें और भी हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ, के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, ज़कात, ठीक है, ज़कात, ये 4 ओपिनियन हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में ऑडिटर ने ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ 4 और मैटर्स पे भी ओपिनियन देना है। 4 और मैटर्स पे भी ओपिनियन देना है। वो 4 और मैटर्स कौन कौन से हैं? वो अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो परेशान ना होइए, रिपोर्ट नहीं है तो परेशान ना होइए, बुक में वो लिखे हुए हैं पेज 37 पे। इन पाकिस्तान बॉक्स बना हुआ ना, अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। इन पाकिस्तान स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन फॉलोइंग अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इस पे भी ओपिनियन देना है। किस पे? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। ठीक है, इस पे भी ओपिनियन कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है आपको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है आपको? हो ही नहीं सकता कि मैंने बताया हो और आपको याद हो अभी तक। क्या फर्क है? जर्नल लेजर ट्रायल ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हम ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं। लॉ कहता है ये भी बताओ उन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन की थी कि नहीं। ये तो नहीं, जर्नल लेजर है ही नहीं और उसके बगैर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दी। एक केस स्टडी में उसने कहा कैश बुक बनाई नहीं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दी। हमने कहा कैश बुक नहीं बनाई तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस कहां से आ गया है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्होंने कहा वो तो बैंक स्टेटमेंट से आ गया, कैश बुक नहीं बनाई लेकिन बैंक स्टेटमेंट। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस चाहे मिल गया, लेकिन क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं? प्रॉपर का मतलब पता है क्या है? लफ्ज प्रॉपर का मतलब कि अवेलेबल हैं कि नहीं ऑडिटर के लिए। इस वक्त मैनेजमेंट के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट में लफ्ज प्रॉपर से मुराद ये नहीं है कि ठीक है कि गलत, ये नहीं है। प्रॉपर से मुराद क्या है? मौजूद है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं। अच्छा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, जेल में क्वेश्चन आया, उसने कहा आग लगी, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारा जल गया, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट भी शामिल होते हैं, सारा कुछ जल गया, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले लिया। स्कोप लिमिटेशन नहीं है, ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा। ये जो एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है 4, इन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मानेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट बाय द कंपनी। मैनेजमेंट कहेगी सर केप्ट थे, जल गए तो क्या करें? केप्ट तो थे। हम कहेंगे भाई अगर प्रॉपर केप्ट होते तो जलते ना, आपने संभाल के रखे होते, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया, हमें कैसे पता?
हमें तो नहीं ना पता कि थे कि नहीं थे, मैनेजमेंट कह रही। तो अगर याद रखे कहीं पे भी वो कह दे कि जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे क्लाइंट ने मेंटेन नहीं किए, ठीक है, तो ये मे भी स्कोप लिमिटेशन हो, मे भी ना हो। अगर क्लाइंट के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, मे भी स्कोप लिमिटेशन हो, मे भी ना हो। क्यों ना हो? अल्टरनेटिव प्रोसीजर से हो सकता है, एविडेंस मिल जाए। लेकिन हमने जो अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है उसमें जरूर बता देना क्या कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। बी क्लियर? इसमें अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया है तो इसमें ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनमोडिफाइड आएगा। लेकिन जो अदर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे हैव नॉट बीन केप्ट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला समझ आ गया? सबसे ज्यादा आई कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले क्वेश्चन पूछे होंगे। तो इसका मतलब है हमारी पूरी रिपोर्ट में हम जहां जहां इफेक्ट कंसीडर कर रहे होंगे, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, वहां पे ये भी देख रहे होंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगला देखते हैं, अगला क्या है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट एंड इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। कह रहा है कि आपने जो फॉर्मेट ड्रॉ किया है, ड्रॉन अप का मतलब होता है जो फॉर्मेट आपने ड्रॉ किया है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है और बुक्स के मुताबिक है। ये नॉर्मली केस स्टडी में ये पॉइंट टेस्ट नहीं करता, इसलिए आप इसको रटा लगा के आगे चल सकते। ड्रॉन अप है। ड्रॉन अप का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना, लाइनें लगाना। लाइनें लगाने का मतलब क्या था? फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट एक IS 1 में लिखा हुआ, IS 1 में है फॉर्मेट, लेकिन हम पाकिस्तान में उसको फॉलो नहीं करते। हम पाकिस्तान में 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ की गई हैं किसके मुताबिक? कंपनीज एक्ट के मुताबिक, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल के मुताबिक, IFRS के मुताबिक नहीं की गई। एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न, और बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ एग्री कर रही है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में जो सेल्स की फिगर आ रही है, इनकम स्टेटमेंट में भी वही फिगर आ रही है। तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एग्रीमेंट होंगे। इन एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कि सेम हो। जब आप ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाए 7 लाख की और इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचते पहुंचते 70,000 हो जाए, कभी ऐसा होता है सवाल करते हुए? नहीं होता, मेरे साथ हो जाया करता था। तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एग्रीमेंट नहीं है। यहां पे ये बता रहे हैं कि इन एग्रीमेंट होनी चाहिए। तीसरा, वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। बताना है कि कंपनी के बिजनेस के लिए सारे खर्चे हुए हैं कि नहीं हुए। पता चला कैश बुक में से पैसे निकले थे, उनसे डायरेक्टर्स के बच्चे की स्कूल की फीस पे हुई है। स्कूल अमाउंट इमटेरियल है, ओवरऑल कंपनी के देखे अमाउंट इमटेरियल है। तो ओपिनियन तो अनमोडिफाइड आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन क्या आ गया? इमटेरियल है ना। हाँ चलो, रिलेटेड पार्टी की वजह से उधर ओपिनियन क्वालिफाई कर, ठीक है। क्या ये अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ इधर कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? कि ये जो खर्चा हुआ है ये फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस नहीं है, पर्सनल के लिए। डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज किया है। अगर उनकी इंटाइटलमेंट नहीं थी, सम टाइम उनकी इंटाइटलमेंट होती है ना, परक्विजिट्स में उन्हें अलाउ कर देते हैं, तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर परक्विजिट्स में ये चीज एग्री नहीं हुई थी और उन्होंने जाती खराजात करते रहे हैं, तो फिर ये इफेक्ट, फिर मसला है। इन्वेस्टमेंट ये अगर इसमें सबसे अहम लफ्ज पता क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। और वेदर ज़कात डिडक्टेबल एट सोर्स वाज डिडक्टेड बाय कंपनी एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल ज़कात फंड। कि जो ज़कात डिडक्टेबल थी, लॉ कहता है ये भी बताओ। अब आप खुद सोच के बताएं। गोरा जो आईफैक में बैठा हुआ है वो ये कहेगा कि ज़कात के बारे में भी रिपोर्ट में लाइन होनी चाहिए कि ज़कात सही तरह डिडक्ट हुई है कि नहीं। उसे नॉर्मली तो हाँ, अगर मुस्लिम है तो फिर शायद सोचे, लेकिन नॉन मुस्लिम है तो कहेगा भाई हमें क्या ज़कात से। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इस्लामी हुकूमत है तो वो ये कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट में बताएगा
कि ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया कि नहीं की? ठीक है, ज़कात डिडक्ट करके क्या कंपनी पे ज़कात लगती है? अच्छा, कंपनी पे लगती है। अगर नहीं ज़कात देगी तो क्या होगा? गुनाह मिलेगा उसको, पाप लगेगा क्या? कंपनी के ऊपर एज पर्सन ज़कात नहीं लगती। असल में कुछ कंपनीज ने अपने ज़कात तो नेचुरल पर्सन पे लगती है ना, उनकी इनकम से ज़कात डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है। जैसे बैंक्स यकम रमज़ानुल मुबारक को शेयर होल्डर्स के अकाउंट से ज़कात डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। और जैसे वो कंपनी जो प्रॉफिट पे करती है, प्रॉफिट पे करने से पहले टैक्स और ज़कात डिडक्ट करती है। ठीक है, तो इन कंपनीज ने ज़कात डिडक्ट करके अपने पास रख लें, गवर्नमेंट के खातों में ज़कात फंड में जमा करवाए। तो हमने एज ऑडिटर रिपोर्ट में देखना है कि ज़कात डिडक्ट करनी थी, कंपनी ने डिडक्ट की कि नहीं की, और डिपॉजिट की कि नहीं। अगर डिडक्ट नहीं की और डिपॉजिट भी नहीं की तो हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? हम अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में लिखेंगे ज़कात हैज नॉट बीन डिडक्टेड नॉट डिपॉजिटेड इन सेंटेंस का। और अगर डिडक्ट कर ले लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाई, ओपिनियन ये चेंज होगा। डिडक्ट कर, देखिए लॉ रिक्वायर क्या करता है कि ऑडिटर ने बताना है ज़कात डिडक्ट हुई कि नहीं और फिर डिपॉजिट भी हुई कि नहीं, दोनों बातें बतानी है। अगर दोनों बातें ही नहीं की तो हम अपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में लिख देंगे कि ज़कात नॉट डिडक्टेड, बस लिख देंगे। और अगर दोनों में से एक बात की और दूसरी नहीं की फिर भी लिखेंगे। एक क्वेश्चन में उसने कहा ना ज़कात डिडक्ट हुई ना डिपॉजिट हुई, हमने कहा तो रिपोर्ट में लिखेंगे, ये गलत ही है इसने। एक में कहा डिडक्ट कर ली डिपॉजिट नहीं करवाई, हमने कहा ये भी लिखेंगे। एक में कहा डिडक्ट नहीं की थी लेकिन पल्ले से डिपॉजिट करवा दी, ये भी लिखेंगे। डिडक्टेड को भी अंडरलाइन करें, डिपॉजिटेड को भी करें। तो इसका मतलब है ये जो चार, इसमें अहम लफ्ज क्या है जिनको अंडरलाइन करना है? पहले वाले में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट, याद रखिएगा कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरे में ड्रॉन अप, तीसरे में पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस, फॉर पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस, और जो डिडक्टेबल एंड डिपॉजिटेड, दोनों अल्फाज को अंडरलाइन करें। ठीक है, ये वाले अंडरलाइन वाले अल्फाज, अंडरलाइनिंग क्यों करवाई जाती है भला आपको? ये अंडरलाइन वाले अल्फाज आपके जहन में आ गए ना एग्जाम में, आपका पेपर इंशाल्लाह पास है। ठीक है, बाकी ना भी जहन में अंडरलाइन वाले अल्फाज है, वापिस आते हैं जहां से शुरू हुए थे, तो यहां पे मुझे बताइए, यहां पे भाई कह रहे थे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब जल गई ना सारी, तबाह हो गई, तो साथ में ये हमें लिखना चाहिए कि नहीं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट? क्यों लिखेंगे? मैनेजमेंट कहेगी सर जल तो गए हैं, हमने मेंटेन प्रॉपर ही किए हुए थे लेकिन फायर की वजह से जल गए। हम कहेंगे हमें कैसे पता, हमारे सामने होते तो हमें पता चलता। हाँ जी, सेकंड क्लियर। थर्ड अजीब बात है, अलर्ट है। During the planning stage of Coal Limited, it was noted that the system of internal controls of the company is weak. Weakness in internal control, शाबाश। This aspect was taken into consideration in determining nature, timing and extent of audit procedure. ठीक है, तो जाहिर इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो ऑडिट प्रोसीजर पे इफेक्ट आता है। रिक्वायरमेंट के ऊपर गौर नहीं किया। मैंने पूछा था इंटरनल कंट्रोल वीक हो ऑडिट प्रोसीजर पे इफेक्ट आता है कि नहीं, आपने समझा मैंने ये पूछा है इंटरनल कंट्रोल्स वीक हो ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो एक फेल होने की बड़ी वजह, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी वजह ये होता है, क्या? रिक्वायरमेंट को ध्यान से ना पढ़ना। बताया हुआ ना, सारे 6 महीने का पढ़ा लिखा एक तरफ और जो एग्जाम में 4-5 सफ़े हैं पेपर के वो पढ़ने एक तरफ, वो पढ़ा लिखा एक तरफ। और उन 4-5 सफ़ों में भी वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 1.5-2 लाइनों की होती है वो सबसे अहम, और जिसको आप जल्दी जल्दी कहते हैं लिखना शुरू करते हैं। नहीं, पहले रिक्वायरमेंट। आपका 1 घंटा भी अगर सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ने और समझने पे लग गया ना
फिर भी वो बेहतर है, बेहतर है। पेपर का बाकी के 2.25 घंटे में पेपर करेंगे, आपका पेपर 1 घंटे बाद वापस ले लेते हैं क्या? सवाल बाकी तो सही करना जरूरी है कि जल्दी करना जरूरी है? सही करना। कैसे पता चलेगा सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? रिक्वायरमेंट पढ़ के और सोच के। और अक्सर रिक्वायरमेंट पढ़ के पहली दफा में पूरी बात समझ नहीं आती। अक्सर मेरे साथ अभी भी ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के पहली दफा में सारी बात, तो रिक्वायरमेंट को दूसरी तीसरी दफा पढ़ा। तो इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, मैंने तो वैसे आपसे प्रोसीजर पे इफेक्ट, तो उसने प्रोसीजर सही किया है। अब इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आएगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन, फर्दर कोई नहीं। हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देते पाकिस्तान में, ओपिनियन नहीं देते, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देते हैं, या वो जो 4 एडिशनल चीजें लॉ ने कहा है उनके ऊपर, बाकी इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देते। हाँ, मैनेजमेंट लेटर की बात करेंगे। दूसरी अटेम्प्ट में समय लगती है आपको। मैनेजमेंट लेटर की बात नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा हुआ, रिपोर्ट से बाहर जाने नहीं। जी जी, एक ठीक, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है, हो देखिए जज कुछ ये जजमेंट में है ना उनका, सर अगर कभी ऐसा हो स्वेयर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल हो, स्वेयर डेफिशिएंसी, हमारा आधा ऑडिट प्रोसीजर उसी के ऊपर लगे हों और हमने डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट किया हो, तो देखिए खुद से तो नहीं, लेकिन अगर एग्जामिनर कंडीशन पूरी करा दे तो फिर किसी भी चीज पे की ऑडिट मैटर आ सकता है, तो फिर उस सूरत में की ऑडिट मैटर आ सकता है। वो तो आप देखिए कंडीशन पूरी करवा के आप मुझे कहेंगे ना सर कैश इन हैंड के ऊपर की ऑडिट मैटर आ सकता है, तो मैं तो कहूंगा फिर उस पर भी आ सकता है जब आप कंडीशन पूरी करवा देंगे। लेकिन नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल पे की ऑडिट मैटर नहीं आता। अगर कोई स्वेयर डेफिशिएंसी हो, बहुत सिग्निफिकेंट हो, कम्युनिकेट भी किया, उस सूरत में आ सकता है। लेकिन नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल पे अगर इस तरह की कोई बात हो ना तो वो क्वेश्चन में डिस्कस करे, क्वेश्चन में वो बताता डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क था। देखिए उसने सिग्निफिकेंट रिस्क की बात नहीं की, सिग्निफिकेंट रिस्क की बात की नहीं की, उसने कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर्स की बात की नहीं की, उसका मतलब वो की ऑडिट मैटर की तरफ नहीं लेके जा रहा। नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स का रिपोर्ट में कोई इफेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। 4, one of the plants of uranium limited was destroyed subsequent to year end। स्कोप लिमिटेशन आ गई। डिस्ट्रॉय से स्कोप लिमिटेशन नहीं होती, क्यों? ऊपर भी तो डिस्ट्रॉय हुआ था। हर डिस्ट्रॉयड के लफ्ज में स्कोप लिमिटेशन नहीं है क्या? क्यों? कौन से डिस्ट्रॉय में है, कौन से डिस्ट्रॉय में नहीं है? डिस्ट्रॉय अगर काउंटिंग रिकॉर्ड हो तो स्कोप लिमिटेशन है, अगर डिस्ट्रॉय एसिड हुए हो फिर स्कोप लिमिटेशन नहीं है, फिर एम्फेसिस मैटर है। डिस्ट्रॉयड सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देयरऑफ हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एम्फेसिस मैटर। क्या लाइन लिखेंगे? इन वो गलत बोल गया, आपने भी उसकी लाइन को पकड़ लिया, गलत बता रहा है वो। इन आवर ओपिनियन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद ऑडिटर शैल आल्सो इंक्लूड एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। हाँ, मैटर हैज बीन एम्फसाइज्ड रेफरेंस टू नोट्स टू द अकाउंट्स, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। बातें भी तो लिखनी है। अच्छा, अगर सारा क्वेश्चन यही हो, एंड पे लिखी हो हैज नॉट, 2 नंबर के साथ भी लिख दें कितना को लिखना पड़ता है, कितना को लिखना पड़ता है, कितनी देर लगेगी। अब आपने ये सारा लिख के ना मुझे बताना है सर इतना टाइम लगा था, और 3.6 मिनट होने चाहिए ना। 1.8 मिनट्स पर मार्क होते हैं ना, तो देखिएगा कि 3.5 मिनट बनते हैं कि नहीं बनते। 3.5 मिनट से पहले इंशाल्लाह आप सारा लिख लेंगे। अगर नॉट डिस्क्लोज,
अच्छा ये मुझे नहीं समझ आती, कौन आपके दिमाग में ये बात डाल जाता है कि एक लाइन का एक नंबर, एक लाइन का एक, ये कौन कौन कह गया? मैंने कब बोला है? खुदा का खौफ कर, पिछले सेशन में बिजनेस लॉ में पिछले सेशन में होता है। ऐसे नहीं होता, एक लाइन का एक नंबर गलत। हम एक तो लाइन को कंसीडर ही नहीं करते, हम पॉइंट को कंसीडर किया करते हैं, पॉइंट। और पॉइंट का भी बाज़ औक़ात एक होता है, बाज़ औक़ात आधा होता है, बाज़ औक़ात 0.75 है, 0.25 नहीं होता, 0.25 नहीं होता। आपने कभी मार्किंग स्कीम देखी है? मार्किंग स्कीम ये हाल है आपका। मार्किंग स्कीम देखे तो आपको पता चले ना मार्किंग स्कीम कैसे होती है। हाँ ना, मैं बात कर रहा था नॉट डिस्क्लोज दिखाओ। तो नॉट डिस्क्लोज, अगर यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यही होती, यहाँ पे लिखा हैज नॉट बीन मेड, फिर ये मिसस्टेटमेंट होती। इफेक्ट मटेरियल होता तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव होता तो एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन बेसिस बाय क्वालिफाइड। अच्छा उसके सूरत में फिर एमसीक्यू मैटर भी आता, क्यों? सब्सिक्वेंट इवेंट तो है। हाँ रिपोर्ट में एक चीज एक जगह पे आएगी, दो जगह पे थोड़ी आएगी, ठीक है? एक जगह भी आएगी ना, अनमोडिफाइड मोडिफाइड में। बाकी कल क्यों, आज क्या है? इतने अच्छे मौसम में आप ऑडिट नहीं पढ़ेंगे? ऑडिट नाराज हो जाएगा। अच्छा ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, डिफरेंट सा लग रहा है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? CFAB का नहीं है, KF का ही है। In relation to audit report on financial statements and the contents thereof under revised/new ISAs, discuss the appropriateness or otherwise of the following statement। अच्छा ये वाले क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद है, जिनमें वो कहता है मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ ये सही है कि गलत है। आपका सारा ऑडिट एक दफा आपको खंगाल के उसमें से देखना पड़ता है, इसमें कोई गलत बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे सारे ऑडिट का इम्तिहान होता है जब हमसे वो कहता है कि ये एक लाइन है, बताओ ये सही है कि गलत है। और अगर गलत हो तो हमें ये भी बताना होता है कि सही क्या है, ठीक है? कह रहा है ए द मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन। अच्छा आपको बताया हुआ ना एक एरर और एक ओमिशन। एरर क्या होता है? गलती हो जाना। आपको केस स्टडी दी, आप गलत कर लाए, उस पर एडवर्स ओपिनियन आना था, आप डिस्क्लेमर ओपिनियन लिखा है, यह है एरर। और अगर आपको असाइनमेंट दी जाए, असाइनमेंट की ही नहीं, ओमिशन, बताइए ज्यादा सीवियर कौन सी है? ओमिशन। तो यहाँ पे अगर कभी कोई गलत बात लिखी, उसने गलत लफ्ज़ लिखा, वो एरर है। और जो चीज़ होनी चाहिए थी लिखी ही नहीं, तो हमें कौन सी आइडेंटिफाई करनी चाहिए? दोनों। और स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल कौन सी होती है? ओमिशन। क्योंकि जो चीज़ सामने आ गई गलत है ना, वो फौरन पिक कर लेते हैं, जो चीज़ सामने आई नहीं वो जहन में भी नहीं आती, ठीक है? एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो इसीलिए ओमिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। कह रहा है मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमिन्स आर नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो यही है कि कोई नहीं, ये अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, इंटरनल कंट्रोल की है, इसका मतलब एरर तो कोई नहीं है। अब वो मिशन सोचे, क्या कोई मिशन है? अच्छा चैप्टर 2 में पढ़ा था अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने होते हैं, और चैप्टर 4 में पढ़ा था गोइंग कंसर्न। चैप्टर 2 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीसरा पॉइंट था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट था गोइंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोइंग, क्योंकि उसने कहा है मुझे रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में बताओ। तो ऑडिट रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है ना, उसमें जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल है, तीसरा गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न है। तो इसमें हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट बिकॉज इट ओमिट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न।
Management is also responsible to assess going concern whether entities going concern assumption is appropriate or not. ये पता चल गया कौन सी बात उसने नहीं लिखी थी, किसको मिट किया, गोइंग कंसर्न को। ये ज़हन में रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें गोइंग कंसर्न की बात आती है। याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी? रिपोर्ट फॉर्मेट दिया था सारा, और क्या कहा था, इसको ज़बानी रटा लगा लो। क्या कहा था? रटा नहीं लगाना, इसमें हर एक में जो इंफॉर्मेशन डिस्कस हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए डिस्कस क्या क्या हो रहा है, एग्जैक्ट रटा नहीं लगाना। तो गोइंग कंसर्न की बात मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में डिस्कस हुई थी? नहीं हुई थी, पता ही नहीं, पढ़ी नहीं आपने, कंफर्म आपके मुंह पे लिखा नहीं पड़ी होगी। ऐसे हैरान परेशान होकर देख रहे होते हैं, पता नहीं मैं कुछ और पढ़ाता रहा हूँ और ये किसी और टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट ही हो रहा है कोई। बी, रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। गलत। रीजनेबल एश्योरेंस तो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट होता है। ये दे पकड़े इसका, रीजनेबल एश्योरेंस मॉडरेट होता है? मॉडरेट नहीं होता, रीजनेबल ही होता है। डेफिनेशन याद है रीजनेबल एश्योरेंस की? रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। एंड इज ए, अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ, यहां तक सही बात कर रहा है। एंड इज ए गारंटी दैट इफ ऑडिट इज कंडक्टेड इट विल ऑलवेज डिटेक्ट ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये गारंटी नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं होती कि हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। क्यों? किस वजह से? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज नॉट ए गारंटी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल ऑलवेज डिटेक्ट। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। अच्छा आप मुझे बताइए, क्यों ना पूछूं, पढ़ाया नहीं है मैं, क्या मेरा हक नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ऑडिटर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है? क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इमटेरियल ऑडिटर हर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, ओके? क्योंकि इमटेरियल उसकी जिम्मेदारी में नहीं आते। क्या ऑडिटर हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने का जिम्मेदार है? उसको भी नहीं, मोस्ट को, हर को नहीं। क्यों बोला? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। और वो आपको याद होंगी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आपको बताया ना, आपका जूम क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी संडे को। इतना अच्छा मौसम होगा इंशाल्लाह, बारिश हल्की हल्की रिमझिम, चाय का कप, घर में बैठे होंगे, हैं घर में बैठे होंगे। तो इसमें ऑडिट पढ़ने का इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है? और वो भी टेस्ट भी होगा, डिस्कशन भी होगी हमारी, एक दूसरे से गपशप बातचीत भी होगी। आप सवाल पूछेंगे, भाई जवाब देगा, और फिर एंड पे टेस्ट भी होगा, मेंटीमीटर पे टेस्ट भी होगा, उस पे आपको प्राइज भी मिलेगा। क्लास में तो टॉप 5 होता है ना, जूम पे टॉप 10 कर देंगे। और बताएं, जज्बाती कर दिया आपने। क्लास में 50 रुपए होता है, हमें 100 कर देंगे। तो आएंगे मुलाकात के लिए? If audit is conducted in accordance with ISA, it will always detect। बच्चे ज्यादा होंगे, 100 रुपीज मटीरियल है आपके लिए। It will always detect material misstatement। नहीं, ये गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। ठीक है, कि आगे लिखनी है रीजन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट। और अगर एक आधी इनहेरेंट लिमिटेशन भी लिखी दें, हैं, हाँ 3 नंबर लिख दें, तो बेहतरीन आंसर हो जाएगा। सी, द ऑडिटर ऑब्टेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस।
बताइए ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है? तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोसीजर्स डिसाइड करने के लिए लिखता है करता है कि प्रोसीजर कम के ज्यादा, तो इसका मतलब ये बात भी ठीक लिखी है उसने, तो गलत क्या है? एंड आर आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं करता, ये गलत। ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मकसद ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है, प्रोसीजर परफॉर्म डिसाइड करना है। क्योंकि कंट्रोल्स वीक होंगे प्रोसीजर ज्यादा, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे प्रोसीजर कम। गलत कर गया ना बात? क्या गलत बात कर गया? कि हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, कि हम कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। हम हरगिज कंट्रोल पे ओपिनियन पाकिस्तान में तो नहीं करते, शायद किसी दुनिया के और मुल्क में कोई यूएसए वगैरह में करते हो तो करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते। इसके बाद डी कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये सही कह रहा है ना? नहीं, तो जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्क्रिप्शन है वो विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन आपको बताया डिस्कस एलिमेंट्स में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, अगर आप देखें ना तो सबसे बड़ा पैराग्राफ यही होता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड ने इसके 3 ऑप्शन दी हुई हैं। एक विद इन दी बॉडी यानी रिपोर्ट के अंदर लिख दें, दूसरी अपेंडिक्स बना के रिपोर्ट के साथ अटैच कर दें, तीसरा किसी रेगुलेटर की वेबसाइट के ऊपर अगर लिखे हुए हैं तो आप उसको रेफर करते हैं। लेकिन याद रखें जो दूसरी और तीसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे ना, अपेंडिक्स वाली या के वेबसाइट वाली, तो रिपोर्ट के अंदर सेक्शन फिर भी आएगा लेकिन उसका सिर्फ रेफरेंस आएगा, उसका सिर्फ जिक्र आएगा, उसको शामिल नहीं करना। जैसे की ऑडिट मैटर में क्वालिफाइड ओपिनियन का जिक्र आता है, रेफ डिटेल नहीं आते, उसी तरह अगर आप ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैसला करते हैं अपेंडिक्स में लिखना है या वेबसाइट रेगुलेटरी वेबसाइट को रेफर करना है, तो सेक्शन फिर भी रिपोर्ट में आएगा। हाँ, लिखेंगे फॉर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू अपेंडिक्स, रेफर टू वेबसाइट। ठीक है जी? यस सर। E, the audit report can only be signed in the personal name of auditor. फर्म नेम और बोथ भी था, फर्म का नेम भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, पर्सनल नेम भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। ये एरिया टू एरिया, पहले पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट होती थी सिर्फ फर्म नेम आएगा, अब उन्होंने कहा पार्टनर का नेम भी आएगा। आप अगर रिपोर्ट देखें उसमें देखें सिर्फ फर्म का नाम है कि पार्टनर का नाम, फर्म के साइन भी है तो पार्टनर का नाम भी है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि पर्सनल नेम से भी रिपोर्ट साइन की जा सकती है, फर्म के नाम से भी, बोथ यानी साइन भी कर लें और पर्सनल भी और फर्म का नाम से। एफ की ऑडिट मैटर्स आर डिटरमिन्ड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी एंड दैट रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ने 2 चाबी गवर्नेंस। यस, एक गलती तो ये हो गई, मैटर 2 चाबी गवर्नेंस को जो कम्युनिकेट करते हैं वहां से की ऑडिट मैटर निकालते हैं, मैनेजमेंट से नहीं। दूसरा, दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, कि सिग्निफिकेंट अटेंशन दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, बेहतर है मोस्ट सिग्निफिकेंट को आप मेंशन करें। In making that determination, auditor shall take into account the facts on the audit of significant events or transactions that occur during the current year and prior period. सिर्फ करंट पीरियड, प्रायर पीरियड तो कंसिडर नहीं किया जाता, पक्की बात है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, एक मैटर पिछले साल की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया था, इस साल भी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्या इस साल भी वो की ऑडिट मैटर में आ सकता है? हाँ, अगर इस साल भी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इस साल भी कम्युनिकेट किया गया, तो वो इस साल का भी की ऑडिट मैटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ भैया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, जहां पे वो क्वेश्चन है ना ये कि ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइंड इन पर्सनल नेम और फर्म नेम और बोथ, उसमें लिखा है कि
बाज़ औक़ात ऐसा होता है पार्टनर का नाम लिख, रिपोर्ट में पार्टनर का नाम आता, पाकिस्तान में आता है ना, लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, ISA रिक्वायर करता है लिस्टेड कंपनीज के केस में पार्टनर का नाम है। वो कहता है अगर पार्टनर को जान का खतरा हो, जान का खतरा हो, तो फिर वो रिपोर्ट में अपना नाम ना लिखे। कौन सी? अपनी जान का, अपनी जान का खतरा हो, जिस ऑडिटर को वो रिपोर्ट के अंदर अपना नाम ना लिखे। थ्रेट हो, थ्रेट हो, थ्रेट हो, थ्रेट हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो रिपोर्ट में नाम ना लिखे। लेकिन कह रहे सिक्योरिटी थ्रेट हो ना फिर ना लिखे। अगर लीगल थ्रेट हो ना कि मैं रिपोर्ट पे साइन तो कर देता हूं लेकिन मैंने इतनी तबाही फेरी है, गड़बड़ की है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ निकल तो आनी है, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। मैं इस वजह से अब मुझे खतरा है कि कल कल को जब चीजें सामने आएंगी तो मेरे खिलाफ लोग लीगल केस कर देंगे। अब इस मैंने कहा ये भी तो मेरा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी। तो इस सूरत में क्या मुझे नाम लिखना चाहिए रिपोर्ट में? यस। कहता है लीगल थ्रेट की वजह से कि ओपिनियन सही नहीं दिया आपने, आपको खतरा है कि लोग आपके खिलाफ लीगल केस करेंगे, ये वैलिड रीजन नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उस सूरत में आप नाम को मिट कर सकते हैं, मिट कर सकते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब ज्यादा नहीं इस पे सोचना, वो कौन सी सिचुएशन होगी जिस पे ऑर्डर को सिक्योरिटी थ्रेट होंगे, ठीक है, वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी नहीं, तो ये अभी तो क्वेश्चन हमने शुरू किए थे, वॉल्यूम 1 के किए हैं, वॉल्यूम 2 के कितने के? एक ही किया है सिर्फ, संडे को नहीं होने क्लास में ही है। अच्छा चलें, ठीक है। चूंकि हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं, कंसेप्ट भी डिस्कस और रिवाइज हो जाए, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पार्ट में कुछ और डिस्कशन की तरफ चले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ले जाते हैं इस सारी डिस्कशन को, और होम असाइनमेंट नोट कर लें, ये होम असाइनमेंट लाजमी करनी है आपने। 7, 8, 9, 18 नहीं, संडे को नहीं है, मंडे को चेक होगी। 7, 8, 9, 18, 51, 56। चलिए, और ये याद रखिएगा, फिर यहाँ से हम केस स्टडी की डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।